आज का हमारा टॉपिक है होस्ट मैनिपुलेशन बाय पैरासाइट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो नॉन कन्फर्मिस्ट आप इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, आज हम डिस्कस करने क्या लगेंगे इसमें। चले आज चैप्टर 5 जो है अगेन फ्रॉम द सेम बुक सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट, शैरन माउलिन की जो हम लोग डिस्कस करें। और पिछले फ्यू चैप्टर्स में हमने जो बातें डिस्कस की, हमने डिस्कस की ऐसी जीन जो एवोल्यूशन सेलेक्ट करता है, जो नहीं हमें इन्वायरमेंट और क्लाइमेट से compete करने में हेल्प करती हैं, उसके सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, तो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने में भी या डिजीजेस से फाइट करने में भी असिस्ट करती हैं। आज के चैप्टर में हम पैथोजेंस और पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी एवोल्यूशन के साथ साथ खुद भी इवॉल्व होती हुई आई हैं। नाउ एवोल्यूशन ऑब्वियसली अप्लाइज हर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, भले वो मैक्रो हो या माइक्रो हो। ऑब्जेक्टिव एवोल्यूशन का ब्लाइंड ऑब्जेक्टिव यही है कि सर्वाइवल हो और रिप्रोडक्शन हो। नाउ हमें पता है कि मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हम जैसे और दूसरे जो मेगाफोनास हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव इवॉल्व्ड, फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स, बल्कि हम इवॉल्व कर बेस्ड ऑन जो भी हमारे पे एवोल्यूशन का सिलेक्शन प्रेशर था, उसकी वजह से हम आज इस फॉर्म में आए हैं। सेम एक्चुअली अप्लाइज टू द बैक्टीरिया, वायरसेस, डिफरेंट पैथोजेंस या जो पैरासाइट्स हैं, जो हमारी बॉडी को इनहैबिट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो आज ये चैप्टर उसके बारे में बात इस पे हम लोग करेंगे। तो एवोल्यूशन हमें पता है हमारे जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए। हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे स्किन पे भी होते हैं, हमारे हाथ पे भी होते हैं, और गट में तो देयर इन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ क्वांटिटीज, बहुत सारी हजारों लाखों की तादाद में स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की अलग अलग, जो हमारी गट में प्रिवेल करती है, असिस्ट करती है हमें फूड डाइजेस्ट करने में, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। नाउ मॉडर्न साइंस जो है ना, वो गट बैक्टीरिया को या गट फ्लोरा को दे आर नाउ कॉलिंग इट द सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी एज वेल। क्योंकि हमारा मूड स्विंग जो होता है, हमें हंगर की जो फीलिंग आती है, उसके बेसिस पे समटाइम्स रिएक्ट और एग्रेवेट हो जाते हैं, वो सब जो है it's actually being controlled through hormones that are being released in our body because of those microbiome जो हमारी गट के अंदर है। तो ये तो चले गट माइक्रोबायोम हो गए, लेकिन देर आर सर्टेन पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस एज वेल, जिनका काम ही है, उनका सर्वाइवल ये है कि वो दूसरे होस्ट की बॉडी में घुसकर अपने आप को मल्टीप्लाई करें, अपने आप को एक्सपैंड करें, रिप्रोड्यूस करें, और फिर दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट कर लें अपने आप को, जिसे होस्ट जंपिंग करते हैं कहते हैं। तो आज की प्रेजेंटेशन हम लोग होस्ट मैनिपुलेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे हैं, माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, इतने मेगाफोना को और एनिमल स्पीशीज को हम जैसे ह्यूमन बींग्स को किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं अपने एडवांटेज के लिए। तो गालिब अगर स्लाइड आप चेंज कर दें। अच्छा, तो मैं सबको ये बता दूं कि जिसको भी ये स्लाइड्स चाहिए वो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर ले, t.me/Ghalib_Kamal। जिसको चाहिए वहां पे मैं ये अपलोड कर दूंगा। पहले पहले जो 2 हमने की हैं वो भी कर दूंगा और ये भी कर दूंगा। ठीक है, पहले 3 की हैं, वो भी कर दूंगा, ये भी कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम पे आए, वहां से फिर आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, तो ये चीज बस मैं आप लोगों को बता दूं कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करें। मेरा वो अनाउंसमेंट चैनल है, वो ग्रुप नहीं है। ठीक है, उसमें कोई आपको नहीं देख सकता कि आप कौन है और कौन, कोई आपका नंबर नहीं किसी को नजर आएगा उसमें। इनफैक्ट सिर्फ मैं ही कोई चीज डाल सकता हूं उसमें, कोई और नहीं देख सकता। तो आप बेफिक्र होकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सर्वाइवल, पैरासाइट्स और पैथोजेंस जो है वो अपने होस्ट को मैनिपुलेट करते हैं। कैसे? कि किसी को कोई पैरासाइट ऐसा होता है, जैसे कि जो फ्लू का जर्म है, वायरस जो है, वो भी आपको मैनिपुलेट करता है। कैसे मैनिपुलेट करता है? कि आपको छींकें आती हैं। ठीक है, छींकें आप बार बार मारते हैं और छींकों में हर बार आपके लंग्स से और आपके जो सारे का सारा नेजल पैसेज वे है, उससे उसके अंदर जितने भी वायरस के नए बने होते हैं, वो बाहर निकल के दूसरों को भी लगते हैं, और फिर जब दूसरे इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो भी यही काम करते हैं। तो बेसिकली फ्लू का वायरस सिर्फ आपको अपनी रिप्रोडक्शन के लिए यूज नहीं करता, वो आप में एक खास किस्म का ऐसा बिहेवियर या खास किस्म की एक ऐसी चीज डेवलप करा देता है जिसकी वजह से आप उसके फैलने में उसकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से पैरासाइट्स और पैथोजेंस और
वायरसेस और बैक्टीरियाज वो जिस चीज को वो इन्फेक्ट करते हैं उसको वो मैनिपुलेट भी करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये सरवाइव करते हैं, पैथोजेंस और वायरसेस, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरह से बहुत से ऐसे हैं जो सरवाइव करते हैं इस तरह से, ठीक है। होस्ट मैनिपुलेशन, सब्सटेंशियल सर को बताना चाहेंगे इस बारे में आप? जी हेलो। जी जी जी। तो देखिए, आज का इस चैप्टर का टॉपिक जिस तरह नॉन कन्फॉर्मिस्ट और गालिब ने कहा कि जो पैरासाइट्स हैं वो कैसे, जो ऑर्गेनिज्म जो है अपने होस्ट को मैनिपुलेट करते हैं, और मकसद ये है कि उन्होंने अपनी जीन्स की कॉपीज को मल्टीप्लाई करना है, वॉट एवर इट टेक्स। ठीक है जी, वॉट एवर इट टेक्स। उसमें वो इस हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं कि ऐसा बिहेवियर आपसे करवा दें कि ताकि उनकी कॉपीज जो है, यानी होस्ट से ऐसा बिहेवियर करवा दें ताकि उनकी कॉपीज और फैले। ये जो आपको जो स्नीजिंग की, छींक की एग्जांपल दी, आप उसके जवाब में तो एक दुआ पढ़ते हैं अक्सर रिलीजियस लोग तो, लेकिन अगर आपको किसी ने फ्लू वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ है, दरअसल आप उसको की मदद कर रहे होते हैं ताकि वो फैले। और इस पर मेरे ख्याल से हम लेटर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन में ये रिव्यू करेंगे कि कैसे ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि होस्ट हमें कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, उसको हम प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं टू कंट्रोल सर्टेन डिजीजेस। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे चले। ये तो खैर मेरे ख्याल से स्नीजिंग रिफ्लेक्स का आपने हाँ। बता ही दिया है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स का बता ही दिया, तो इस स्लाइड पर ये बात हो रही है, आगे चले। अच्छा, ये गिनी वर्म्स वाली एक बड़ी बीमारी है सर, कर बताएं इस बारे में। अच्छा, मैं इसमें बताता हूँ। इसमें ये जो इस चैप्टर में आपको हम ऐसी एग्जांपल्स बताएंगे जो कि ब्रेथ टेकिंग एग्जांपल्स हैं कि किस एक्सटेंट तक जो पैरासाइट्स हैं वो होस्ट को मैनिपुलेट करते हैं। और इम्पोर्टेंट बात समझने की यह है कि जरूरी नहीं है कि एक ही होस्ट हो। अगर कोई पैरासाइट किसी एक खास होस्ट की बॉडी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकता है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा उसके अंदर ही हो, कि उस तक अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उस तक पहुंचाने के लिए जो जो एवोल्यूशन में बिहेवियर्स इवॉल्व किए हैं, उनकी मल्टीपल एग्जांपल्स जो है क्या कहते हैं हम आपको देंगे। तो ये जो गिनी वर्म है, पहले तो इसको समझें। ये आपको जब ये एक वर्म है जो आपको इन्फेक्ट करता है, आपको क्या होता है कि जी 1 साल तक जब ये इन्फेक्शन अंदर, जो आपके बॉडी के अंदर ये वक्त गुजार लेता है तकरीबन 1 साल तक, तो उसके बाद वो कोशिश करता है कि जी किसी तरीके से वो बॉडी से बाहर निकलने के लिए एक एग्जिट टनल बनाए। ठीक है, यानी वो दरअसल एग्जिट टनल किस लिए बना रहा होता है? एग्जिट टनल वो बना रहा होता है ताकि वो अपनी जो जीन्स हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आगे वो प्रोपगेट कर सके। अच्छा, जब वो एग्जिट टनल बनाने के लिए बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, तो हमें बड़ी सख्त किस्म की बर्निंग सी फीलिंग होती है। ठीक है, और जब बर्निंग सी फीलिंग होती है तो हमें ये ये होता है कि जी उसको काउंटर करने के लिए कि कोई चीज ठंडी या कोई ठंडा पानी लगाएं, कुछ करें ताकि वो बर्निंग की फीलिंग जो है वो हम रिलीव हो सके। जैसे ही हम पानी लगाते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में उस वर्म की सारी जो लाइफ साइकिल है वो दोबारा से रीबूट हो जाती है, रीस्टार्ट हो जाती है। तो वो बर्निंग की फीलिंग और उस फीलिंग की रिस्पॉन्स में हम जो आगे पानी या कोई और रिलीव करने के लिए हमें जो महसूस हो रही है अर्ज, ये सारा कॉन्स्पिरेसी है ऑफ दैट गिनी वर्म। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव कि बहुत सारा बिहेवियर हमारे अंदर जब आता है तो वो कहीं ना कहीं वो जो पैरासाइट है जिसने हमें इन्वेड किया हुआ है वो हमारे बिहेवियर्स को कंट्रोल कर रहा है। और भी कई एग्जांपल्स हैं। बाज दफा आपको कोई वर्म जो है, कोई इचीनेस कहते हैं, कोई खारिश आपको का रिएक्शन करता है, तो वो जितना हम उसको स्क्रैच करते हैं उतने ज्यादा उसकी लाइक्लीहुड बढ़ रही होती है कि वो आगे उसकी कॉपीज फैलेंगी। आपके हाथों को लग रहा होता है और फैल रहा होता है। तो यानी ये भी एक क्लासिकल एग्जांपल है गिनी वर्म्स की। गालिब, ये तो एग्जांपल आप अभी इसको लाइफ साइकिल ऑफ गिनी वर्म को आप मैं कवर इसको करें। एक बार एक्सप्लेन करता हूं। होता क्या है, ये ना अफ्रीका में बहुत बड़ा मसला है। अफ्रीका में कुछ चैड और कुछ और कंट्रीज हैं जहां पे ये अभी भी बाकी है। इसके लिए
मलेरिया, ये मतलब ये इंतहाई पेनफुल है। ये क्या होता है कि आप गंदा पानी पीते हैं जिसके अंदर गिनी वर्म के अंडे होते हैं, वो अंडे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, वो उनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि वो आपकी आंतों से निकल के आपके टांगों में जाते हैं, आपके बाजुओं में नहीं आते, आपकी टांगों में जाते हैं। क्यों जाके आपकी टांगों में जाते हैं वो अब आपको आगे बताते हैं। होता क्या है कि ये वर्म जब आपके जिस्म में चला जाता है तो ये ऑलरेडी प्रेग्नेंट होता है, ठीक है। अब इसके पास कई अंडे हैं, इसने वो अंडे रिलीज करने हैं, और इसके अंडों से निकलने वाले जो अंडे हैं उन्होंने हैच जाके इंसान के पेट में होना है, मगर अंडों को पानी चाहिए ताकि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकें। तो क्योंकि आमतौर पे छोटे मोटे जो गांव होते हैं अफ्रीका में या दुनिया में और जगहों में, इंडिया में भी ये है, ठीक है, गिनी वर्म्स का मसला इंडिया में भी है, तो उन जगहों पे लोग जोहड़ का पानी पीते हैं जो एक गांव में होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर ही सारे काम होते हैं। तो अब ये क्या करता है कि ये उस आदमी के पांव से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब इस वर्म को निकालना बड़ा मुश्किल काम है, अगर कोई इंसान इसे तोड़ देना ये टूट जाएगा और उसका साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसको निकाला पुराने जमाने में भी ना एक लकड़ी के गिर्द लपेट के आहिस्ता 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 इसको निकाला जाता था, मगर मसला यह है कि जैसे ही अपना मुंह इंसान की स्किन से बाहर निकाल देता है ना, तो ये अपनी स्किन से एसिड सिक्रीट करना शुरू कर देता है, स्पेशली उस एरिया के अंदर जहां से ये बाहर निकला होता है। उसकी वजह से इंसान को बड़ी जबरदस्त किस्म की जलन होती है। उस जलन को रिलीव करने के लिए फिर लोग क्या करते हैं, पानी में जाके बैठ जाते हैं। जैसे आपके जो दरमियान में शख्स खड़ा है जिसके पांव से वर्म निकल रहा है, देखें कि आप उसका पांव जो है उसने पानी में डाला हुआ है, क्योंकि जब वो पानी में बैठता है तो उसका वो जो एसिड है वो डाइल्यूट होता है और उसको सुकून मिलता है। तो लोग क्या करते थे, हमेशा से जाके हमेशा पानी के अंदर बैठ जाया करते थे। जब वो पानी के अंदर बैठते थे तो ये वर्म फिर वहां से अपने अंडे पानी में डिपॉजिट कर देता था और उसकी टांग से निकल जाता था, ठीक है। तो यहां पे इसका साइकिल हो जाता था कंप्लीट। फिर किसी और ने पानी पिया तो उसके साथ ये हो जाएगा। तो अब ये जो एक तरीका पूरे का पूरा कि ये बंदे को मैनिपुलेट कर रहा है, यानी मैनिपुलेट करने का मतलब ये होता है कि किसी इंसान को उंगलियों पर नचाना, ये उसको उंगलियों पर नचा रहा है, ये पूरा वो कुछ करवा रहा है उससे जो इस वर्म के लिए फायदेमंद है। फिर ये जाएगा, इसके लार्वा जाके पानी के अंदर डिपॉजिट होंगे, वो पानी को पिएगा और वो पानी पीने के बाद ये सारा तमाशा उसके साथ शुरू हो जाएगा। तो आमतौर पे ये सारे का सारा जो तरीका है, ये होस्ट मैनिपुलेशन इसी को कहते हैं कि अपने इशारों पे नचा रहा है ये उस इंसान को जिसको ये इन्फेक्ट कर देता है, और उसके बाद वो इंसान वही करता है जो इस जानदार के या इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एवोल्यूशन बड़ी ही जालिम है असल में, ठीक है। एवोल्यूशन या नेचर आप कह लें कि एक तरफ ये जो गिनी वर्म है ये इतना हाईली इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है हमारे मुताबिक कि ये हमारे एटीट्यूड को बड़े अच्छे तरीके से समझता है। और आमतौर पे अफ्रीका में इस तरह के कई ऐसे पैरासाइट्स पाए जाते हैं जो बाकी की दुनिया में इंसानों को इन्फेक्ट करने वाले पाए जाते हैं, जो कि खुद इस बात की बहुत बड़ी निशानी है कि इंसान अफ्रीका में इवॉल्व हुए थे। जो स्पेशलाइज्ड पैरासाइट जो कि इंसानों पे काम करते हैं ज्यादातर वो अफ्रीका में पाए जाते हैं या फिर इंडिया में पाए जाते हैं, क्योंकि ये दो जगह वो हैं जहां पे इंसान ने सबसे ज्यादा लंबा अरसा गुजारा है। सबसे ज्यादा अफ्रीका में पाए जाते हैं। अभी हम थोड़े से और भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। गालिब, तो जी सर, एक सेकंड, वो लोग जो अभी जरा नए हैं एवोल्यूशन के बारे में पढ़ने के सफर में, जब गालिब ये कह रहे हैं कि वो हमें इशारों पर नचाता है और इतनी बड़ी ये जो स्कीम आपको नजर आ रही है, इससे गालिब की मुराद हरगिज नहीं है कि उस वर्म के अंदर कुछ सोचने समझने की और हाँ प्लान करने की कुछ सलाहियत है। एवोल्यूशन के अंदर अगर इस तरह के स्ट्रक्चर इवॉल्व कर रहे हैं और बिहेवियर्स इवॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब हरगिज नहीं है कि एवोल्यूशन कोई चीज है जिसके अंदर कुछ सोचने समझने की सलाहियत है। वो एक प्रोसेस है। बात ये हो रही है कि जिन गिनी वर्म्स के अंदर ये बिहेवियर इवॉल्व किए थ्रू म्यूटेशन एंड थ्रू सिलेक्शन, वही वो वर्म्स थे जिनकी जीन्स आगे प्रोपेगेट की, क्योंकि वो उन म्यूटेशंस के जरिए होस्ट को मैनिपुलेट कर पाए। जो जिनमें ये वेरिएशंस नहीं आई वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो आज एग्जिस्ट नहीं करते। तो आज जिन्हें हम देख रहे हैं वो हैं जो एवोल्यूशन के ब्लाइंड प्रोसेस के थ्रू जिन्होंने ये बिहेवियर्स इवॉल्व किए हैं। और हमें बहरहाल हमारे पर्सपेक्टिव से ये लग रहा है कि वो हमें अपने इशारों पर नचा रहे हैं।
बिल्कुल नचा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई प्लानिंग नहीं शामिल। और ये जो आप गालिब एग्जाम्पल दिखाने लगे है ना, ये तो एक ब्रेथ टेकिंग एग्जाम्पल है, इसको गौर से सुने। जी चलिए अब। चलें सर, आप ही बता दें। ये इतनी खौफनाक एग्जाम्पल है, वो खौफनाक मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि इसमें जो लाइफ साइकिल है, जिस पैरासाइट के बारे में ये बात हो रही है, वो फ्लूक अगेन एक वर्म है, उसकी ये लाइफ साइकिल है। ये लाइफ साइकिल मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर मुहित है। पिछली जो गिनी वर्म्स की थी, वो भी इंटरेस्टिंग लाइफ साइकिल थी, मगर वो थोड़ी सी छोटी लाइफ साइकिल थी कि जी इंसानों ने पानी पिया, इंसानों के पेट में जाकर उनके एग्स जो थे वो हैच हुए, फिर इंसानों के अंदर बिहेवियर ऐसा हुआ कि उन्होंने वो पानी में गए, वो उसको उन्हें बर्निंग फीलिंग हुई, पानी में जाकर एग्स दोबारा से निकल आए और फिर लोगों ने पानी पिया। ये बड़ी छोटी साइकिल है। ये जो फ्लूक जिसका एग्जाम्पल दी जा रही है, इसका सर्वाइवल जो है वो वो होता है एक नहीं। शीप। हाँ, वो शीप लिवर में है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में वो शीप लिवर में है। अब शीप लिवर वो जगह है जहां पर अल्टीमेटली उसने फ्लूक ने पहुंचना है। कैसे पहुंचना है ये अब आप देखें कि क्या मामला है कि शीप के लिवर में वो फ्लूक जो है वो अंडे देता है, ठीक है जी। वो फिर उसकी ज़ाहिरी बात है कि जो फूड में एब्ज़ॉर्ब होते हैं उसके एग्स, अल्टीमेटली शीप एक्सक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ शीप डंग, ठीक है। वो जो शीप डंग के अंदर अब फ्लूक के अंडे हैं। अब जो शीप डंग है उस वो किसकी खुराक है? वो स्नेल्स की खुराक है, ठीक है जी। हम्म स्नेल्स उस यानी शीप गूंगे जो होते हैं। हम्म स्नेल को उर्दू में क्या कहते हैं? गूंगे गूंगे। वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता था। इंटरेस्टिंग। हम्म तो स्नेल जो है वो उस शीप डंग को खाता है, वो उसकी खुराक है। अच्छा, अब वो जब वो खाता है तो वो जो एग्स हैं फ्लूक के, याद रखें अंडे जो हैं वो फ्लूक के हैं, वो जो वर्म है, वो अंडे जो हैं वो स्नेक के अंदर हैच कर जाते हैं। अच्छा, फिर स्नेल जो है उन अंडों को एक्सक्रीट करता है इन द फॉर्म ऑफ दैट स्लाइमी व्हाटएवर उसका जो एक्सक्रीमेंट है। उनको फिर कौन खाता है? उस स्लाइम को कौन खाता है? उस पे फीड करते हैं, उस पे फीड करती हैं एंट्स, चींटियां। वो उस स्लाइम पे फीड हाँ, करती हैं। अब क्या है कि यहाँ से कहानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट आता है। जब होस्ट मैनिपुलेशन होती किसकी है? यानी होस्ट तो मैनिपुलेशन ऑर्गेनिज्म जंप करने के बाद होस्ट मैनिपुलेशन किसकी होती? हो कहानी ये एजेंडा, अगेन मैं एजेंडा का लफ्ज इंतहाई एहतियात से और सिर्फ समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि फ्लूक वर्म का कोई एजेंडा है कॉन्शियस। एजेंडा अल्टीमेटली सर्व हो रहा है फ्लूक का। इसमें ये सारे कैरेक्टर आ रहे हैं। शीप का लिवर से कहानी स्टार्ट हुई, फिर शीप के डंग के अंदर एक्सक्रीमेंट में हुई, उसको स्नेल ने खाया, स्नेल के अंदर एग्स हैच किए, फिर उसके बाद स्नेल ने एक्सक्रीट किया इन द फॉर्म ऑफ स्लाइम। वो स्लाइम किसकी खुराक बना? वो चींटियों की, एंट्स की खुराक बना। यहाँ से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि एंट्स के नर्वस सिस्टम के अंदर जाकर वो जो अंडे जो है उस पैरासाइट के, वो उस नर्वस सिस्टम को जाकर इन्फेक्ट करते हैं और एक बिहेवियर, एक माइंडलेस बिहेवियर एंट्स के अंदर वो इलिसिट होता है। वो क्या है कि जी जो घास के जो जिसको कहते हैं उर्दू में परिकाह कहते हैं या क्या कहते हैं, जो ब्लेड ऑफ द ग्रास जिसे कहते हैं, ये जो नजर, ये जो गालिब में भी दिखाया हुआ है, जो छोटे छोटे जो हाँ, ग्रास के जो ब्लेड्स हैं, जो एंट्स हैं, वो उनके ऊपर ऊपर नीचे चढ़ना शुरू कर देती। यानी उसकी ब्लेड के ऊपर चढ़ी माइंडलेसली, कुछ नहीं है, वो एक लूप में फंस जाती है। वो एक किस्म के इन्फिनिट लूप में फंस गई हैं। उसने जब नर्वस सिस्टम ऑफ एंट्स को इन्फेक्ट किया है, उस फ्लूक के अंडों भरा स्लाइम जब एंट्स ने खा लिया है, चींटियों ने, वो उसके ऊपर ब्लेड के, जो ग्रास ब्लेड है उसको ऊपर बार बार ट्रेवल करना शुरू कर देती है। अब चूंकि वो ब्लेड के ऊपर टॉप पे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या बढ़ रही है कि जो भी खाएगा इस घास को, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो अब एंट्स के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, अंडे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो एंट्स को भी साथ ही खाई जाएंगी। एंट्स भी साथ ही खाई जाएंगी जब वो घास खाई जाएगी। और जब वो घास खाई जाएगी, तो फिर एंट्स जब अंदर जाएंगी उस जो खाने वाला जानवर है उसके सिस्टम के अंदर, तो वो अंडे भी, वो फ्लूक अल्टीमेटली उस जगह पहुंच जाएगा। तो फिर कहानी ये है, कहानी का ट्विस्ट ये है कि एंट्स जब इस ग्रास प्लेट के ऊपर नीचे जब चढ़ रही होती हैं,
तो शीप जो है वो उनको क्या कहते हैं खाते हैं, और फिर अल्टीमेटली शीप के डाइजेस्टिव सिस्टम से होकर वो शीप के लिवर में जाते हैं, वहां से ये साइकिल चलती रहती है। एक ब्रेथ टेकिंग होस्ट मैनिपुलेशन सीरीज है, साइकिल है, और ये फ्लूक वर्म ने इस सारी कहानी को अगेन अपना एजेंडा सर्व कर रहा है, अगेन थ्रू ब्लाइंडलेस फोर्सेस, बट फैसिनेटिंग। हाँ, तो बात ये है कि जी होना क्या है कि उसने भेड़ से निकलना है, भेड़ से निकल के उसने जो है वो स्नेल के अंदर जाना है, स्नेल से निकलना है, उसने चूंटी में जाना है, चूंटी ने जाके घास के ऊपर बैठ जाना है कि मुझे आगे कोई भेड़ खा ले। यानी जो ज़ॉम्बी आंट होती है वो बिल्कुल, वो चूंटी जो है ना वो ज़ॉम्बी बन गई होती है कि वो मरने का इंतजार कर रही होती है कि मुझे कोई आके भेड़ खा ले। जब भेड़ उसे खाती है दोबारा, तो वो अंडे जाके भेड़ के अंदर हैच होते हैं, दोबारा साइकिल चल पड़ता है। तो ये हालात हैं होस्ट मैनिपुलेशन, सिर्फ एक नहीं, दो तीन स्पीशीज के अंदर जंप कर रहे हैं। फिर रेबीज की बात है, रेबीज का जो पैरासाइट है जो है वो मतलब बड़ा ही खतरनाक किस्म का जो है ये है, और ये क्या करता है कि ये जाता है मैमल के नर्वस सिस्टम को जाके अटैक कर देता है, नर्वस सिस्टम को अटैक करता है। अब ये इस तरह से बॉडी के ऊपर अटैक करता है कि सलाइवा के जो ग्लैंड्स है ना, जो कि आपके मुंह में थूक बनाते हैं किसी भी मैमल के, उनको हाइपर एक्टिव कर देता है। फिर नर्वस सिस्टम पे इस तरह अटैक करता है कि जानवर एग्रेसिव हो जाता है, अगर उसे कोई थोड़ा भी छेड़े तो वो काट लेता है। इवन के सिर्फ यही नहीं कि रेबीज सिर्फ कुत्तों को ही होती है, बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि सिर्फ हलक सिर्फ कुत्ते को और इंसान को नहीं पड़ती, गधे को, गाय को, सबको पाड़ सकती है, चमगादड़ को भी पाड़ सकती है हलक। यानी जितने भी मैमल्स हैं ना वो सब के सब जो है वो रेबीज उनको आ सकती है। और रेबीज स्क्विरल्स में भी हाँ, हो सकती है। हाँ, स्क्विरल्स में, रकून्स में, मतलब दुनिया में कोई ऐसा मैमल नहीं है जिसे रेबीज नहीं हो सकती। मुझे सरप्राइज नहीं होगा कि वेल और डॉल्फिन को भी रेबीज हो सकती हो अगर तो, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो नॉर्मली पीसफुल जानवर होते हैं, फॉर इंस्टेंस ये स्क्विरल वगैरह, अगर वो आप पर अटैक करें या एग्रेशन का इजहार करें, तो सेफेस्ट बेट ये समझें कि वो इन्फेक्टेड हैं किसी खतरनाक चीज से, उनसे दूर रहें। अब वो अगर आम तौर पर कोई जानवर एग्रेसिव नहीं होता और उसके बिहेवियर में एग्रेशन आया है, मोर ऑफन देन नॉट वो इन्फेक्टेड है, और वो उस वायरस या उस इन्फेक्शियस एजेंट के स्पेल के अंदर है, और वो उसे मजबूर कर रहा है कि वो बाइट करे, एग्रेशन दिखाए, ताकि उसकी कॉपीज फैल सके। तो अब जब उसका सलाइवा के अंदर मजीद कॉपीज होती हैं रेबीज की, अब वो किसी को काटता है तो वो रेबीज उसको लग जाती है, फिर वो साइकिल उधर से चलता रहता है। तो होस्ट मैनिपुलेशन रेबीज के मामले में क्या है, एक हद से ज्यादा सलाइवा और हद से ज्यादा एग्रेशन, ठीक है, इररेशनल एग्रेशन हो जाता है, क्योंकि वो जानदार सोचने समझने के काबिल भी नहीं रहता। सिर्फ उसका काम, यानी रेबीज से गंदी होस्ट मैनिपुलेशन कोई और चीज नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये जो आप जो ज़ॉम्बी मूवीज देखते हैं ना असल में जितनी भी, या वेयरवुल्फ मूवीज, वो असल में रेबीज के ही, उससे ही असल में इफेक्टेड हैं, और वो रेबीज की वजह से ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना ये होती रहती हैं, ठीक है। तो रेबीज भी इसी तरह से इन्फेक्ट करता है लोगों को, और होस्ट को मैनिपुलेट करता है कि होस्ट बहुत अग्रेसिव हो जाता है और वो रेबीज का वायरस किसी और को दे सकता है असल में, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम इससे अगला, और ये टी गोंडाई है एक फैक्ट नॉन कन्फर्मिस्ट। आप करना चाहेंगे इसे एक्सप्लेन? नॉन कन्फर्मिस्ट, नॉन कन्फर्मिस्ट के आगे पीछे तो नहीं होंगे? अच्छा चलें फिर मैं ही कर देता हूं। अब एक और चीज है कि जी यहाँ पे एक टी कोंडाई नाम का वायरस है जो कि का पैरासाइट है, जो कि बिल्लियों के अंदर रिप्रोड्यूस करता है। मगर होस्ट मैनिपुलेशन ये किसकी करता है? चूहों की। क्यों होस्ट मैनिपुलेशन चूहों की करता है? कि ये रिप्रोड्यूस करता है, क्या करता है, ये बिल्लियों के अंदर करता है, मगर इसके जो स्पोर हैं वो जाके चूहों के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं। यानी एक चूहा जिसको टी गोंडाई नाम का ये जो पैरासाइट अगर उसे लग जाए, तो वो चूहा जो होता है ना, उसमें से सब के सब प्रेडेटर्स का खौफ खत्म हो जाता है, वो एक हद से ज्यादा मोटा हो जाता है, और फिर उसके अंदर इसका खौफ खत्म हो जाता है। तो अब क्या होता है कि वो चूहा जो है ना फिर बिल्लियों के सामने फिरना शुरू कर देता है, और बिल्ली उसको खा लेती है, ठीक है। जब बिल्ली उसको खाती है
तो क्या होता है जी, वो बिल्ली के अंदर वापस चला जाता है और उसका रिप्रोडक्टिव साइकिल फिर वहां पे पूरा हो जाता है। इंसानों को भी ये इफेक्ट कर लेता है टी गोंडाई और स्किज़ोफ्रीनिया और कुछ और ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको समझा जाता है कि ये इंसानों के अंदर ट्रिगर कर देता है, ठीक है। मगर कैट के लिए ये बिल्कुल ही एक बेनाइन होता है, ठीक है। और बिल्लियों से फिर ये इंसानों को लग भी सकता है, जिसकी वजह से इंसानों में कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाती हैं, ठीक है जी। तो ये टी गोंडाई भी इस तरह की, वो चूहे के अंदर जो होस्ट मैनिपुलेशन वो कर रहा है कि वो डरते ही नहीं है चूहे फिर बिल्लियों से और किसी भी और प्रेडेटर से नहीं डरते, और मोटे ताजे चूहे वो ऐसे फिरते रहते हैं ताकि उनको कोई भी खा ले और जो है ना वो क्या करे, उनका वायरस का साइकिल चलता रहे आगे, सॉरी पैरासाइट का। इसमें जरा जो 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 यूनिफाइंग प्रिंसिपल है ना, ये जो दो मेन एग्जांपल्स शेयर की हैं, एक फ्लूक वाली और जो शीप लिवर के अंदर तक पहुंचने की, और ये टी गोंडियाई और बिल्ली वाली, इनके अंदर जो यूनिफाइंग एक आप समझे, एक प्रिंसिपल को समझे, वो भी जो जो फ्लूक वर्म है वो तो शीप लिवर में है, उसकी तो चांदी है, मेरा मतलब उसका तो काम हो गया। आगे नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो चीजें ज्यादा इवॉल्व करेंगी विच मेक श्योर कि उनकी कॉपीज दूसरी शीप के लिवर्स में पहुंचे, उससे उन्हें कॉन्टिन्यूटी मिलेगी। ये नहीं कि उसी शीप के लिवर में उसने वापस आना है, जस्ट टू क्लैरिफाई कि दूसरी शीप के अंदर कैसे उन्होंने अपनी कॉपीज को पहुंचाना है। इस एग्जाम्पल में टी गोंडियाई जो है वो, उसका तो एक किस्म का ट्रूस हुआ है, एक मुआहिदा हुआ है एक किस्म का बिल्ली के डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ, ठीक है जी। ये दोनों आपस में यानी एक किस्म का सिम्बियोसिस हो चुका हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं कहते, ठीक है। लेकिन अब टी गोंडियाई ने अगर अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है तो टी गोंडियाई हैज टू इवॉल्व इन अ मैनर कि उसकी फर्दर कॉपीज दूसरी बिल्लियों की डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पहुंचे। उसके लिए एक बिल्ली से दूसरी बिल्ली के अंदर पहुंचने का क्या तरीका है, तो वो ब्रिज के तौर पे चूहों को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी बिल्लियां चूहों को खाती हैं, ठीक है। तो यानी एक बिल्ली से दूसरी बिल्ली के अंदर जंप कराने के लिए ये सारा काम हो रहा है कि वो ऐसी चीजें जब बिल्ली सीक्रेट करती है टी गोंडियाई को, तो दरअसल ना सिर्फ ये कि चूहे जो हैं वो अपना खौफ, जो कि बिल्ली के से उनका जो नेचुरल खौफ है, क्योंकि बिल्ली उनकी प्रेडेटर है, उस खौफ को भूल जाते हैं, बेसिकली बहादुर बन जाते हैं, शेर बन जाते हैं, ठीक है जी। और दूसरी ये, ना सिर्फ ये बल्कि वो चूहे प्रेफरेंस डेवलप कर लेते हैं फॉर द स्मेल ऑफ कैट यूरिन। वो उसको सीख करना शुरू कर दी, कहाँ बिल्ली से डरना और कहाँ उसको फॉलो करना, ठीक है। उसके जहां जहां उसने ड्रॉपिंग्स फेंकी हैं, और बेसिकली वो प्रोबेबिलिटी बढ़ाते हैं ताकि बिल्लियां और उनको खा सकें। जब वो बिल्लियों को खा लेते हैं तो वो उनके अंदर टी गोंडियाई होता है, तो टी गोंडियाई का काम हो गया कि एक बिल्ली से दूसरी बिल्ली पे वो पहुंच गया। चलें आगे चलते हैं। तो फिर दूसरी बात यह है कि इंसानों में यह भी पाया जाता है कि इंसान जो है वो किसी उल्टी या किसी ऐसी चीज, किसी बदबूदार चीज को से बंदे को उल्टी आती है, उसे बुरा लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि हमारे अंदर भी ये चीज इवॉल्व हुई हुई है कि हम ऐसे पैरासाइट से और इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचें, ठीक है। तो ये हमारे अंदर भी इसके खिलाफ एक एक जो डिफेंसिव बिहेवियर है वो मौजूद जरूर है, ठीक है, ताकि इन जैसी चीजों से बचा जा सके। क्योंकि ये इंतहाई किस्म की मैनिपुलेशन और मतलब पैरासाइट्स ऐसे हैं कि जो कि बहुत से तरीकों से हमें भी इफेक्ट कर सकते हैं, बाकी जानवरों को भी कर सकते हैं। कौन सा पैरासाइट कैसे किसी को करता है, मतलब एक सिंपल बात है कि कहने को हमें एपेक्स प्रेडेटर हैं कि हमें कोई चीज भी प्रीडेट हमें नहीं कर सकती, मगर वो छोटे छोटे पैरासाइट्स जो है हम उनका प्रे हैं और वो हमें मैनिपुलेट करते हैं और हमें वो यूज करते हैं अपने काम के लिए, ठीक है। तो इवन कि ये भी नहीं आप कह सकते कि जो छोटा प्रेडेटर होता है उसे हम पैरासाइट कह देते हैं, मगर मसला ये है कि हम भी उसका फूड तो है ना, हम उसके फायदे की चीज हैं और वो हमें अपने मतलब के मुताबिक यूज तो कर रहा है, ये भी बात है, ठीक है। तो मेरे ख्याल है एक स्लाइड और है सर, ये पेंसिलिन वाली अगर आप एक्सप्लेन कर दें। अच्छा जी, नॉन कन्फॉर्मिस्ट है या ड्रॉप हो गए? नॉन कन्फॉर्मिस्ट, नॉन मेरी कन्फॉर्मिस्ट आवाज है आ रही है मगर मुझे आपको? लग रहा है कि आगे हेलो? पीछे है। हाँ जी, हाँ, हाँ तो जी, हाँ चलिए जी। फिर आप करें ना, आप अभी खामोश रहे हो, आपने आप प्लीज गो अहेड। जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। जी, सॉरी, आई वाज एक्चुअली स्पीकिंग बीच में, लेकिन आप लोगों को आवाज नहीं आ रही थी।
अच्छा, तो अच्छा ये इस स्लाइड में एक्चुअली पेनिसिलिन के बारे में बताया हुआ है। उसमें जो हमारे ये बैक्टीरियल या वायरल, और इसमें तो खैर बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के, जैसे स्टाफ इन्फेक्शन होता है, जो स्टाफिलोकोकस जो बैक्टीरिया है that causes that staph infection को कंट्रोल करने के लिए यूएस ने पेनिसिलिन इंट्रोड्यूस की थी 1942 में। तो वो बैक्टीरिया भी ऑब्वियसली, क्योंकि हमें पता है उनकी एवोल्यूशन ज्यादा फास्ट होती है कंपेयर टू मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो बाय 1959 तक एक नई वर्जन की जरूरत पड़ गई। पेनिसिलिन जो था इट कुड किल स्टाफ इन्फेक्शन, लेकिन वो इन्फेक्शन इतने ज्यादा से इवॉल्व करना शुरू हो गया कि फर्स्ट रेजिस्टेंट स्ट्रेन आ गई उस बैक्टीरिया की, जो कि पेनिसिलिन उस पर असर नहीं कर रहा था। तो फिर उसके बाद मेथिसिलिन वाज द ड्रग दैट केम आउट। फिर वो नहीं उसकी रेजिस्टेंट स्ट्रेन को टारगेट करा था, लेकिन 2 साल बाद फिर उसकी स्ट्रेन इवॉल्व हो गई जो कि रेजिस्टेंट थी मेथिसिलिन से। तो देन दे केम अप विद वेंकोमाइसिन। वो स्ट्रेन, रेजिस्टेंट स्ट्रेन को कंट्रोल करके उनको क्वाश करा था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। काफी डेकेड्स तक वो वैक्सीन चलती रही, लेकिन फिर 1996 में they found out the first resistant strain to vancomycin। तो उसमें इस स्लाइड में बताया हुआ है कि दवाइयां हमें इवॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी इवॉल्व करें। तो वी हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि हमारे मेडिसिन ऑलवेज हैव हेड स्टार्ट एंड वो काउंटर कर सके जो बैक्टीरिया जो इवॉल्व पॉपुलेशन होती है, क्योंकि उनमें एवोल्यूशन बहुत ज्यादा तेज होता है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने जो डिस्कस की, जो पीछे जो दूसरी पैथोजन जैसे गिनी वर्म था या एडल्ट फ्लूक्स के, आई वांट टू जस्ट शेयर अ स्मॉल एक्सपीरियंस ऑफ माइन एज वेल। जब मैं बच्चा था तो मुझे एक इन्फेक्शन हुआ था। इट वाज कॉल्ड कुटेनियस लार्वा मिग्रेन। दैट इज बेसिकली एक वर्म का इन्फेक्शन होता है जब बिल्ली से आपको लगता है, बिल्ली को गार्डन से लगता है। उसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी इसी तरह से एक साइकिल से जाती है कि गार्डन से वो कैट में आता है, कैट से वो बच्चों को लग सकता है, बिकॉज दे काइंड ऑफ कैट के साथ काफी ज्यादा उसको हग करते हैं, उस पे पास होने और इन्फेक्शन पास होने का काफी हाई चांस होता है। अच्छा, वो जो बर्न आपकी बॉडी में जाता है, ब्लड में नहीं जाता, वो आपके कुटेनियस लेवल पे होता है, मतलब समवेयर बिटवीन योर स्किन वो रहता है। तो ऐसे लगता है कि यू हैव बीन बिटन बाय एन इंसेक्ट। तो जिस तरह से मस्कीटो बाइट जो होता है, उसी तरह से आपको एक माउंट सा हो जाता है, लाल हो जाता है, उसको स्क्रैच करते हो, इची बहुत होता है, फिर उसमें से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है, और उस फ्लूइड में बेसिकली दैट इज व्हेन द लार्वा स्टार्ट गिविंग एग्स। और फिर वो एक वर्म की तरह स्किन के अंदर वो फैलना शुरू हो जाता है, लेकिन वो ब्लड के अंदर नहीं जाता है, बट बिटवीन द स्किन एंड द सबक्यूटेनियस लेवल। और उसकी सोल्यूशन ही है कि उसका जो ऑब्वियसली एंटीबैक्टीरियल आप लगाओ, वो उससे नहीं गया। आप जब when I was young, so fusidin cream, काफी cybernovet, and I had to be taken to a dermatologist। उस पे उन्होंने फिर उसको कोल्ड थेरेपी, जैसे क्रायोजेनिक थेरेपी कहते हैं, उससे ट्रीट किया। अच्छा, वो जैसे वर्म होता है, उसको अगर एक एंड से मर जाता है तो वो दूसरे एंड से ग्रो करना शुरू करता है। तो बैक एंड फोर्थ काफी दफा हुआ। फिर उसके बाद आई थिंक देयर वाज दिस मेडिसिन जो अभी कोविड में भी यूज कर रहे थे, एंटीवायरल थी। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था। तो वो सेम जो एंटीवायरल यूज किया, उसके बाद फिर आई एंडेड अप गेटिंग रिड ऑफ दैट वर्म इन्फेक्शन। तो अगेन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन भी पास ऑन होता है। अगेन ये भी एक साइकिल की तरह, उसका जो पैथोजेंस हैं, जो पैरासाइट्स हैं, इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं होता, इनका ऑब्जेक्टिव होता है होस्ट जंपिंग। क्योंकि रिप्रोड्यूस कर जब तक होस्ट जिंदा है तो पैथोजन पैरासाइट उस बॉडी के अंदर जिंदा रह सकता है, लेकिन अगर होस्ट मर गया तो वो पैरासाइट भी उसके साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन एवोल्यूशन ने इनको इस तरह से प्रोग्राम किया है कि अगर एक होस्ट में इनकी कॉलोनी है तो इनको मल्टीप्लाई उस होस्ट में कर फिर दूसरे होस्ट के अंदर की तरफ मूव करना है, क्योंकि अगर वो होस्ट मर गया तो ऑब्वियसली देयर स्पीशीज विल डाई आउट। तो दिस इज हाउ ये एक्सपैंड करते हैं, होस्ट जंपिंग, होस्ट को मैनिपुलेट करते हैं, अपना पूरा एक लाइफ साइकिल बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, और उससे वो दे मूव फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। वो लिटरली एक बास्केट में अपने सारे एग्स नहीं रखना चाहते। यस यस, सो पुटिंग योर एग्स इन मेनी बास्केट्स फॉर सर्वाइवल। जी जी, ओवर टू यू। गालिब आप हैं, आप ही कर दें एक्सप्लेन, आप ही कर दें। अच्छा देखिए,
ये इस स्लाइड के ऊपर ये पॉल इवॉल्ट वाली स्लाइड है हाँ गूगल जी, लेफ्ट पॉल साइड पे इवॉल्ट वाली है। वो टाइम हाँ जी, दिखा हाँ रहा है। अच्छा देखें ये अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग तरफ डिस्कशन जाने लगी है। वो ये है कि ह- बीमारियों की अंडरस्टैंडिंग में और बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिकल लेवल पर ये जो एवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग है ये हमें क्या सिखाती है। यानी अभी तक तो हमने आपको बड़ी कुछ ब्रेथ टेकिंग होस्ट जंपिंग की एग्जांपल्स दिखाई, फैसिनेटिंग है, उन पे आप मार्वल कर सकते हैं, क्यूरियोसिटी को हमारी फीड करती है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता है मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ इस स्ट्रीम के ऊपर कि जिसको कहते हैं एवोल्यूशनरी मेडिसिन या डार्विनियन मेडिसिन एक पूरी डिसिप्लिन के तौर पर, पूरी फील्ड के तौर पर इवॉल्व की हुई है पिछले 25-30 सालों में। और आई होप कि हमारे जो फिजिशियन दोस्त हैं वो इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी है इस अंडरस्टैंडिंग की। अगर आपने पढ़ना है, मैंने पहले भी बुक रेकमेंड की थी, वो बुक थी बाय रैंडोल्फ नेस। रैंडोल्फ नेस NESSE किताब का उन्वान था कि व्हाई डू वी गेट सिक। तो आपको एक और लेवल ऑफ डिटेल पे पता लगेगा कि बीमारियों के ओरिजिन क्या है, मामला क्या है, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये जो पॉल इवॉल्ट जिसकी ये इस स्लाइड पर बात हो रही है, ये एक एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट था जिसने बेसिक लेवल पर बड़े प्रैक्टिकल एवोल्यूशनरी मेडिसिन की आपको डायरेक्टिव्स दिए थे। उसकी बेसिकली आप समझें कि 3 पॉइंट्स थे समझने के लिए, अगर मोटी-मोटी उसको समराइज करना। वो ये है कि जो जो आपके ये पैथोजेंस हैं, उनकी सर्वाइवल के लिए वो क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका ये हो सकता है कि आगे फैलने के लिए होस्ट जंपिंग के लिए वो डायरेक्ट कांटेक्ट को इस्तेमाल करें, यानी कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, जिस तरीके से कोई फ्लू है, छींक आई, स्नीज किया, तो करीब के जो लोग होंगे उनकी डायरेक्ट कांटेक्ट है उस पे फैल सकते हैं। इसी तरीके से एसटीडीज हैं, एसटीडीज भी डायरेक्ट कांटेक्ट कांटेक्ट के थ्रू फैलती हैं। हालांकि जाहिर बात है कि उसके अंदर बॉडीली फ्लूइड जो है वो एक्सचेंज होने जरूरी होते हैं, लेकिन वो भी उसी कैटेगरी में आती हैं जिसमें क्लोज प्रॉक्सिमिटी के थ्रू वो फैलता है जो पैथोजन है। दूसरा तरीका उनका क्या है कि वो किसी एक और अ, यानी कि उबर को हायर करे, ऐसे समझे, यानी कि कोई राइड ले, किसी किसी के ऊपर राइड करके तो दूसरे होस्ट तक पहुंचे, उसको टेक्निकली बोला जाता है वेक्टर। ठीक है, यानी जो आपका मलेरिया का जो वायरस है, मलेरिया जो है वो आपको वो मच्छर तो नहीं इन्फेक्ट करता, मच्छर तो सिर्फ एक वेक्टर है, मच्छर तो एक पैगाम रसा है एक किस्म का, मच्छर खुद इन्फेक्टेड हुआ होता है वायरस से, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जा रहा है। तो दूसरा तरीका यह है कि किसी और की सर्विसेज हायर की जाए, किसी और ऑर्गेनिज्म की, जिसको एज अ ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, उसको वेक्टर कहा जाता है। तीसरा तरीका यह है कि कोई चैनल ऐसा इस्तेमाल किया जाए, जिस तरह पानी हो सकता है, वाटर चैनल्स हैं, वो जो कि कनेक्टेड हैं, कॉमन हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस चैनल के थ्रू जो पैथोजन है वो अपनी कॉपीज को एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक पहुंचाए। ये 3 मोटे-मोटे तरीके हैं। ठीक है? अब पॉल इवॉल्ट का बेसिकली जो आइडिया था वो ये था कि क्या हम ये कर सकते हैं कि हम जो कोई बैक्टीरिया या पैथोजन जो है उसको एक हेल्दी ह्यूमन में सरवाइव करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा दें एज कंपेयर टू एक बीमार ह्यूमन। तो अगर एक बैक्टीरिया ज्यादा लाइकली होगा एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर सरवाइव करने के लिए, तो उसके ऊपर एवोल्यूशनरी प्रेशर होगा कि वो इंसानों के ऊपर माइल्ड सिम्टम्स जो है वो क्रिएट करे, बहुत ज्यादा सिवियर सिम्टम्स ना क्रिएट करे। इसकी क्लासिक एग्जांपल ये है कि जो पहली मिसाल आपको दी थी कि जिसमें क्लोज प्रॉक्सिमिटी के थ्रू फैलना है फ्लू के मामलात में, उसमें जो जो पैथोजन है उस पे एक प्रेशर है अगेंस्ट विरुलेंस, यानी बहुत ज्यादा सिवेरिटी और सिवियर सिम्टम्स क्रिएट करना के अगेंस्ट प्रेशर है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की मूवमेंट से ही फैलना है, इंसानों की मूवमेंट से फैलना है। एक इंसान को दूसरे इंसान के पास जाना पड़ेगा ताकि वो उसको फैला सके। तो अगर वो बिल्कुल आपको ढेर कर देता है, बिल्कुल बीमार ऐसा कर देता है कि आप बेड रिडन हो जाते हैं, बिस्तर के साथ लग जाते हैं, हिलने जुलने के काबिल नहीं रहते,
तो इस तरह का बैक्टीरिया, इस तरह के वायरस, इस तरह के पैथोजन के तो ये इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको बीमार कर दे। तो इस तरह की जो जो ये जिनका स्प्रेडिंग चैनल हमारी अपनी मूवमेंट पे डिपेंडेंट है, उधर एक सिलेक्शन प्रेशर है कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम फ्रेंडली हो, होस्ट फ्रेंडली हो। फ्लू वायरस की एग्जाम्पल ऐसे ही है। इसी वजह से आप ये देखते हैं कि ये कोविड के केस में भी ये कहा जाता है कि लेटर स्ट्रेन्स जो थे वो अपनी विरुलेंस में या अपनी सिवेरिटी में कम हुए, क्योंकि भई एक दूसरे से एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुँचने के लिए ज़रूरी है कि आदमी बहुत ज़्यादा बीमार ना हो, तो उन पे ये सिलेक्टिव प्रेशर है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम इस प्रॉपर्टी को कैसे अपने एडवांटेज में इस्तेमाल कर सकते हैं? आप देखें जो हेपेटाइटिस ए या टाइफॉइड या कॉलरा है, वो फैलता है वाटर चैनल्स के थ्रू ज़्यादा, दूसरे चैनल्स के थ्रू। तो उसमें क्या है कि सख्त किस्म के सीवियर सिम्पटम्स होते हैं। आदमी इतना बीमार हो जाता है, बिस्तर के साथ लग जाता है, उसके लिए हिलना-जुलना मुश्किल पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस पैथोजन को फैलने के लिए ज़रूरत ही नहीं है कि आदमी हिलता-जुलता रहे, उसकी मोबिलिटी पे वो डिपेंडेंट ही नहीं है। उसके लिए अल्टरनेटिव रास्ता मौजूद है, वाटर चैनल, कंटामिनेटेड वाटर चैनल। अगर हम उन कंटामिनेटेड वाटर चैनल को बंद करेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, उन पैथोजेंस के ऊपर एक सर्वाइवल प्रेशर होगा कि वो इंसानों को उतना बीमार ना करें, क्योंकि फिर वो इस दोबारा से डिपेंडेंट हो जाएंगे इंसानों की मूवमेंट पे। तो ये जो अल्टरनेटिव रास्ते हैं पैथोजेंस को के फैलने को, इनको बंद करने से ना सिर्फ ये कि उनका फैलाव रुक रहा है, वो तो रुक ही रहा है, वो तो एक ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एवोल्यूशनरीली क्या हो रहा है कि वो बैक्टीरिया या जो वो पैथोजन है, उस पर सिलेक्टिव प्रेशर आ रहा है कि वो इंसानों को उतने सीवियरली इफेक्ट ना करे, वो होस्ट फ्रेंडली बने इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजीज सिम्पटम्स। ये की इनसाइट है पॉल इवॉल्ड की, और इसके ऊपर प्रैक्टिकली भी काम हुआ है, और इस तरीके से आप डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे बिल्ली की बात हुई थी कि बिल्ली के साथ उसका कोई इशू नहीं है अब, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में बिल्ली के साथ उसका खासा खासा टी गोंडी का इशू हो, मगर आज नहीं है। आज क्यों नहीं है? क्योंकि वो बिल्ली के साथ एडजस्ट कर चुका है अपने आप को, ठीक है। तो ये चीजें हैं कि आमतौर पे जो अब फ्लू वायरसेस के बारे में तो बड़ी कॉमन बात है कि फ्लू ज्यादा डेडली होता है तो बंदे मार देता है, ज्यादा डेडली होने की वजह से वो इतना तेज वो फैल नहीं सकता। और स्पेशली आज के दौर में तो जहाजों और फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से फैल जाता है ना। पुराने जमाने में तो फैल ही नहीं पाता था, इसलिए अगर कोई बहुत डेडली आउटब्रेक होता था, छोटा सा शहर है, फर्ज करो उसकी 10,000 पॉपुलेशन है, 10,000 में से 5,000 मर जाएंगे और वो वहीं का वहीं रह जाएगा, अगले शहर तक जा ही नहीं सकेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो नहीं कर सकते थे। मगर इस तरह का इतना डेडली होना उसके लिए मुश्किल है। अगर एक शहर से दूसरे शहर में जाने में लोगों को 4 दिन लगते हैं, तो अगर वायरस ने 4 दिन से पहले 2 दिन में ही बंदे को मार दिया, तो वो बंदा दूसरे शहर तक जा ही नहीं सकेगा, वो उसी शहर में मर जाएगा। तो वायरस दूसरे शहर में जा ही नहीं सकता। इसलिए वायरस को अपनी विरुलेंस जिसको कहते हैं कि डेडली होना, उसे कम करना पड़ेगा। जब वो कम करेगा तो तभी वो दूसरे शहर तक पहुंच सकेगा। और जाहिर बात है कि ये जेनेटिक्स की बात है, जीन्स जो है वो सेल्फिश होते हैं। अगर जीन अगर सेल्फिश है तो वो ये फिर चाहेगा कि वो जो है ना आगे दूसरों तक जाए, वो ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई हो। तो बहुत से केसेस में आपके पास बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो कि इतनी डेडली नहीं होती, वो पूरी पूरी पॉपुलेशन में फैल जाती हैं, अपने लोगों को वो मारती नहीं है। तो क्या वो करती हैं, वो ज्यादा फैलने, ग्लोबल पेंडेमिक्स वही बनते हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम्स वही बीमारियां बनती हैं जो कि होस्ट को मारती नहीं है। एसटीडीज भी नॉर्मली ऐसी हैं सारी, ज्यादातर जो जो दुनिया में पाई जाती हैं एसटीडीज 5 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, वो आमतौर पे ऐसी ही हैं जो कि इंसान को बीमार रखती हैं, वो ट्रांसफर भी उसे होने देती हैं, पर बंदा उससे मरता नहीं है। अगर कोई ऐसी एसटीडी हो जिससे बंदा सीधा सीधा मर जाएगा, तो डेफिनेटली वो एसटीडी तो फैल नहीं इतनी सकती ना। तो आमतौर पर ज्यादातर एसटीडीज ऐसी हैं जो कि इंसान को एक खास टाइम दे देती हैं, उसके बाद कोई भी बीमारी ऐसी है, मैं एसटीडीज की वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह ही होता है। तो इस चैप्टर की समरी ये थी कि आमतौर पे होस्ट और इन्फेक्ट करने वाला जो पैरासाइट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों के दरमियान एक रिलेशनशिप होता है। और जितना ज्यादा स्पेशलाइज रिलेशनशिप, देखें ये जितने भी हमने आज इसके अंदर डिस्कस किए हैं, नॉर्मली ये डिजीजेस भी हमारे साथ मिलियंस ऑफ ईयर्स से हैं, ठीक है। यानी ये लाखों करोड़ों साल से हमारे साथ चलते आ रहे हैं, और ये अब इतने जबरदस्त तरीके से इवॉल्व हमारे साथ हो चुके हैं कि इनको भी पता है, या इनकी
इनकी जेनेटिक्स में ये बात साबित हो चुकी है इन्होंने हमारे जेनेटिक्स को कैसे यूज करना है, क्योंकि इन द एंड कोई भी पैरासाइट या वायरस या कोई भी चीज अगर आपको इन्फेक्ट करती है तो उसने आपके सेल्स और आपकी बॉडी की मशीनरी को यूज करना है। जैसे कि टी गोंडाई की बात की, बिल्ली की मशीनरी को यूज कर रहा है, कॉलरा की बात की वो इंसान की को कर रहा है, जिनी वर्म्स की बात की वो इंसान की को कर रहा है, फ्लूक्स की बात की तो वो किसकी कर रहा है, वो शीप की मशीनरी को यूज कर रहा है। तो पैरासाइट आमतौर पर होते क्या है, पैरासाइट अपने ऊपर ऑन देयर ओन सर्वाइव नहीं कर सकते। पैरासाइट एक ऐसी चीज है कि फर्ज करो कि एक पैरासाइट है वो बिल्लियों को इन्फेक्ट करता है, अगर बिल्लियां एक्सटिंक्ट हो जाएं तो वो पैरासाइट भी साथ ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ठीक है, 99% यही चांस है कि वो पैरासाइट साथ ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। बहुत से पैरासाइट दुनिया में ऐसे होंगे जो कि डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन के साथ ही एक्सटिंक्ट हो गए होंगे। बहुत से पैरासाइट ऐसे होंगे जो कि वूली मैमथ की एक्सटिंक्शन के साथ एक्सटिंक्ट हुए होंगे, जो मेगाफोना आज से 10-15 हजार साल पहले हुआ था उसके साथ। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है निएंडरटॉल की एक्सटिंक्शन के साथ एक्सटिंक्ट हुए हों। ठीक है, तो ये चीज है कि एवोल्यूशन जो है वो हर एक चीज की एवोल्यूशन डिपेंडेंट और को डिपेंडेंट होती है। सिर्फ हम ही डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज के ऊपर, दूसरी चीजें भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारे पैरासाइट्स ऐसे हैं, बहुत सारे और ऐसी चीजें हैं जो कि जो है ना वो क्या है, वो हम पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा, इसकी सारी समरी थी। इसमें एक चीज मैं और इंक्लूड करना चाहता हूँ, जैसे रेट्रोवायरसेस हैं जो कि आज भी मौजूद हैं हमारे अंदर, और भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ वायरसेस हैं जिनकी वजह से हम अलाइव हैं। तो ये जो वायरल इन्फेक्शन होता है ये बेनिफिशियल भी होता है इंसानों के लिए, और इसी की वजह से हम जिंदा भी हैं। इस पे भी थोड़ा सा अगर आप लोग बात करें। आई थिंक देखें, रेट्रोवायरसेस के ऊपर तो नेक्स्ट चैप्टर है भाई, हम पूरी स्ट्रीम पूरा रेट्रोवायरसेस और जंपिंग वो सही नेक्स्ट चैप्टर और ये करेंगे। तो हमारा फेवरेट टॉपिक भी है रेट्रोवायरसेस। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है, हाँ, रेट्रोवायरसेस तो पूरा आधा घंटा टॉपिक है। नेक्स्ट सैटरडे को भी आए बिटर ट्रू, और जी और यही आधा घंटा लगाएंगे। ये जो जंपिंग जीन की बात हुई है, ये भी इन्हीं रेट्रोवायरसेस और मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस की वजह से होती है। ये इसके ऊपर आप लोग अगर बात करेंगे, नैरो डाउन करेंगे, तो मैक्रो एवोल्यूशन को समझने में ज्यादा आसानी होगी। बिल्कुल, हाँ, इसके ऊपर कर लेंगे बात, नेक्स्ट टाइम इस पे आएगी बात। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर यही है। एक और बात, गालिब पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स के पर्सपेक्टिव से हमने आज रेट्रोग्रेड एवोल्यूशन की भी बात की कि जब कब ऐसा होता है कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने स्ट्रक्चर्स को लूज करके कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लिसिटी की तरफ जाते हैं एवोल्यूशन में। तो ये जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी रेट्रोग्रेड एवोल्यूशन बहुत ज्यादा पाई जाती है। खास तौर पे ये जैसे वो होस्ट के साथ एक किस्म की, जब उनका मुआहदा एक किस्म का हो गया है, तो जब उन्हें सब कुछ होस्ट के साथ होस्ट से मिलना शुरू हो गया न्यूट्रिएंट्स, तो उनके अपने ऑर्गन्स जो हैं वो किसी काम के नहीं है। फॉर एग्जांपल टेपवर्म्स में ये एक डॉक्यूमेंटेड चीज है कि उन्होंने अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और माउथ पार्ट, जो मुंह का इलाका है, वो उन्होंने लूज कर दिया है, वो उन्होंने खत्म हो गया, वो दे हैव लॉस्ट देयर डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड माउथ टेपवर्म्स। क्यों? वो बड़े अच्छे तरीके से अपने होस्ट की इंटेस्टाइन में से न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर सकते हैं, और इस तरह से ये एक एनाटॉमी, उनकी एनाटॉमी के अंदर एक सिंप्लीफिकेशन हुई है। अगेन हम ये बार बार एग्जांपल्स दे रहे हैं कि एवोल्यूशन सिर्फ सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करने का नाम नहीं है। एनवायरनमेंट बदलती है तो कॉम्प्लेक्सिटी से सिंप्लीफिकेशन की तरफ भी आप जा सकते हैं। जिस तरीके से ये टेपवर्म ने अपने होस्ट के साथ क्या कहते हैं के अंदर पैरासाइट बना, तो उसको जरूरत ही नहीं है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, उसको जरूरत ही नहीं है अपने माउथ की, उसने डाइजेस्टिव सिस्टम ही लूज कर दिया, एनाटॉमी सिंप्लीफाई होगी उसकी। चलें, हम इसको यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करते हैं और अगले वीक फिर हम सैटरडे को इसको डिस्कस करेंगे। ये किताब हमारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो हम एवोल्यूशन की चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। अभी आगे भी जो हम चीजें डिस्कस करेंगे उसमें भी हम एवोल्यूशन के ऊपर ही ज्यादा बातें करेंगे। और एवोल्यूशन जो मैंने आपको बताया ना, इस चैनल का एक मेजर थीम है, एवोल्यूशन हमेशा से रहा है। ठीक है, हम सब लोग ही एवोल्यूशन की बातें करते रहते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।